हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग के डिमांड से जो है सो क्लास 9 का वीडियो आ चुका है। वैसे भी मैंने बोला था कि क्लास 9 का वीडियो अब लगातार आने वाला है। आपके एक हाफ ईयरली एग्ज़ाम को लेकर के मैंने यहाँ पे जो है सो अब लगातार वीडियो डालने का डिसाइड किया हुआ है। दोस्तों, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो देखना पूरा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को ला करके यहाँ पे आपके सामने रखा है। मतलब ऐसे सेलेक्टिव क्वेश्चन को मैंने लाया है जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, उसमें कोई दोहराई नहीं है। आपको जो है सो क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और आप लोग खुद कमेंट करोगे कि यस सर, एग्ज़ाम में मैंने ऐसा क्वेश्चंस देखा। दोस्तों, ये वीडियो करीब जो है सो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पेपर्स को मिला करके है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको पार्ट 1 ला करके दिया हूँ। पार्ट 1 जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है मैंने, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव, ठीक है दोस्तों। और ये आपका जो है सो साइंस सब्जेक्ट से है, ठीक है। और ऐसे 1 जो कि आप लोग बोलते हैं हाफ ईयरली बोल लो, चाहे आपका जो है सो अर्धवार्षिक परीक्षा बोल लो, ठीक है। हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक, ऐसे 1 जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसके रिगार्डिंग जो है सो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ क्लास 9 को लेकर के। वो भी ऑब्जेक्टिव्स है, आप ध्यान रखें ऑब्जेक्टिव। अगले पार्ट जो है सो हमारा सब्जेक्टिव को लेकर के होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पार्ट 1 लिख दिया है। पार्ट 1 में आपका ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे दे रखा है, पार्ट 2 में आपका जो है सो सब्जेक्टिव में ला के दूंगा, ओके। तो आप लोग अगर चैनल पे लगातार बने रहिएगा तो आप लोग मेरे वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है सो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और बेल आइकन से क्या होगा कि मैं जब भी अगली वीडियो पोस्ट करूंगा आपको नोटिफिकेशन के तहत पहुंच जाएगा और आप लोग मिस नहीं कर पाओगे। वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुँच जाएगा, तो आप सब्सक्राइब के साथ जो है सो बेल आइकन जरूर दबाना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आप ये भी बताएं कि आप अगर हमें देख रहे हैं तो किस ज़िले से देख रहे हैं झारखंड के, वो मुझे जानने में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। काफ़ी अच्छा लगता है कि आप मुझे जो है सो झारखंड के विभिन्न ज़िलों से देख पा रहे हैं। यहाँ के वहाँ से आप है सो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप तैयारी कर पा रहे हैं। और ये चीज़ बताइए, हम उम्मीद करेंगे कि अगले वीडियो में आपके जो फर्स्ट कमेंट करने वाले जो स्टूडेंट होंगे उनके नाम को हम रिप्रेजेंट करेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए, हमारा शुरू होता है अब क्वेश्चन। जैसा कि देख पा रहे दोस्तों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पर। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। हाँ, एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रही है। आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन होगा। क्या होगा? 0 होगा, पाई r होगा, 2r होगा और 2 पाई r होगा। इनमें से क्या होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर आपका जो है सो सी हो जाएगा, ठीक है, 2r। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं दोस्तों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी कर लीजिएगा आप लोग, 2r। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है? वेग के प्रति सेकंड परिवर्तन की दर कहलाती है, क्या कहलाती है? दूरी, विस्थापन, वेग और त्वरण। इस चारों में से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका जो है सो याद रखें कि वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर को जो है ना त्वरण कहते हैं, ठीक है। त्वरण का डेफिनेशन भी यहाँ से आपका हो जाता है। एग्जाम में आएगा कि त्वरण किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। ये आपका डेफिनेशन जो है सो फॉलो करेगा ये लाइन। तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी कर लें क्वेश्चन नंबर 2 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं क्या है? निम्न में से किसकी एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है? दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग बनाए भी होंगे और नहीं पता तो आप लोग दिमाग में डाल लें, कान में इसको याद रख लें, कान में अभी हम जो बोल रहे हैं सुन लें। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जब भी रहेगा त्वरण करता है, ठीक है। त्वरण स्क्वायर जहाँ देख लो, सेकंड स्क्वायर मीटर के बाद वो त्वरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी कर ले आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूरी, समय, ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है? देखिए यहाँ दोस्तों क्या बोल रहा है, दूरी, समय, ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है? विस्थापन का, त्वरण का, वेग का और इनमें से कोई नहीं। इसका आपका जो आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, वेग, ठीक है। दूरी, समय, ग्राफ का ढलान जो है सो वेग का बताता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या देख रहे हैं? न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो याद रखिएगा, प्रथम नियम जब भी बोलेगा तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जड़त्व। जड़त्व का नियम को भी हम लोग न्यूटन के प्रथम नियम से जो है सो संबंधित मानते हैं और वो मानने के क्या होता ही है, ठीक है। तो न्यूटन का प्रथम नियम जो है सो जड़त्व के नियम पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं दोस्तों क्या है कि किसी पिंड का
जड़त्व निर्भर करता है? किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है किस पर? वस्तु का त्वरण पर, वस्तु का द्रव्यमान पर, वस्तु का वेग पर और वस्तु का आकार पर। तो इसका आप लोग आंसर कर लें। वस्तु का द्रव्यमान पे ही जड़त्व निर्भर करता है, ठीक है। वस्तु का जो भी भार रहेगा उस पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? तो आपका इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा पढ़ते हैं। न्यूटन का गति का प्रथम नियम जो बल की परिभाषा देता है, नहीं, ठीक है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम जो होता है दोस्तों, वो बल के नियम पर जो है सो कार्य करता है, उसका परिभाषा देता है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है? न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? बल की परिभाषा, तो वो है सो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। बी कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर आ गए हैं। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, थोड़ा सा पढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8 देख पा रहे दोस्तों कि 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा? दोस्तों संवेग को हम लोग इसे मोमेंटम बोलते हैं। इसका फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है P = m/v, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें हम लोग को P निकालना है। तो P बराबर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान को हम लोग बोलते हैं मास, ठीक है, यानी कि m हमारा हो जाएगा, m हमारा जो हो जाएगा दोस्तों वो 0.5 हो जाएगा किलोग्राम, ठीक है। 0.5 लिख दीजिएगा गुना भी देख पा रहे हैं। भी हमारा दोस्तों होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब गति, ठीक है, यानी कि ये, ठीक है, 10 मीटर, 10 को गुना कर देना है। आप 0.5 को 10 से गुना करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा? P बराबर दोस्तों यानी कि आ जाएगा 5.0 यानी कि 5, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि जो होता है ना ये संवेग का मात्रक तो होता है kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोस्तों ये ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है? वही हो जाएगा। देखिए आपका जो है दोस्तों ये 5.0 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वाला ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? वही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन दोस्तों देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है हमको, है ना, यानी कि ये बी सही है, ठीक है। तो आप लोग इसका बी कर लें और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं। जब कोई बस विरामावस्था से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस में पीछे की ओर झुक जाते हैं, ये नियम का उदाहरण क्या है दोस्तों? ये दोस्तों याद रखिए, इसको बोलते हैं हम लोग गति का प्रथम नियम, और ये इसे जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। हम लोगों ने ऊपर भी डिस्कस किया था, है ना। तो इसका आप लोग आंसर कर लें। देखिए जब भी कोई गाड़ी चलती है दोस्तों और अचानक से ब्रेक मारती है तो यात्री खड़े हो चाहे बैठे हो, है ना, वो मतलब जो है सो खड़े यात्री पीछे की ओर झुक जाएंगे, है ना। और उस समय जो है सो दोस्तों ये गति का जो है सो प्रथम नियम काम करता है, ठीक है, यानी कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर का आंसर कर लें ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कार का एसआई मात्रक क्या दोस्तों? देखिए कार का एसआई मात्रक तो इसका किलोवाट, घंटा, वाट, जूल और न्यूटन, इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसको भी आप लोग अपने कान में आज डाल लें, दिमाग में सेव कर लें। कहने का मतलब इसको आप पूरा याद रख लें कि कार का मात्रक जो दोस्तों होता है वो जूल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार का सही मात्रक जे होता है, जे मतलब जूल, इसको जे से दिखाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया हमारा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आप बहुत वेरी इंपॉर्टेंट में आप इसको जो है सो नोट आउट कर लें। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आपके एग्ज़ाम को लेकर के, और ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें नो डाउट, ठीक है। चलिए आपको हम दिखाते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है। दोस्तों जब भी किलोग्राम रहेगा तो उसको बोलते हैं मास, ठीक है, द्रव्यमान को बोलते हैं मास। कितना लिख रहा है? 40 किलोग्राम, हमने यहाँ लिख दिया। ध्यान दीजिए, समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? हम आपको दोस्तों बता दें कि इसमें 2 बातें ध्यान देने वाली है। दोनों बातें क्या है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, आप कभी भी गलती नहीं करोगे एग्जाम में। पहला बात ये है कि जब भी पृथ्वी पर इसका भार बोलेगा तो पृथ्वी का त्वरण जो दोस्तों होता है ना, वो होता है 2 ठो। कहीं कहीं आपको 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिख जाएगा, या कहीं आपको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिख जाएगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला बात नहीं है। देखिए कितना आसानी से बनाएंगे। या तो कहीं आपको दिख जाएगा क्या, 1 मिनट, या तो आपको दिख जाएगा कहीं 9.8, या तो दिख जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 9.8 और 10 अब मान लीजिए, यानी कि 2 चीज़ को आप लोग दिमाग में डाल लें, एक 9.8 और एक 10 मीटर, ठीक है। तो दोस्तों समझिएगा। अब इसको बनाएंगे कैसे? देखिए भार बोला है कि पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, है ना, इसका वेट निकालने बोला। तो वेट का फॉर्मूला होता है दोस्तों
m इंटू ए, ठीक है, पृथ्वी पर। तो दोस्तों मास m मतलब मास कितना है 40 kg। यहाँ पे हमने आपको पहले ही बोल रखा है जब भी द्रव्यमान बोले तो आप क्या करेंगे, आप m ले लेंगे। ये m कितना है 40 kg, तो हम यहाँ पे m ले यहाँ पे रख देंगे 40, ठीक है। हाँ, इसको हम कर देंगे 40, ठीक है, इंटू ए। दोस्तों पहली बात क्या, 9.8 लेके चलते हैं। देखिए 9.8 लेके चलते हैं तो कितना आएगा, देखिए 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, ठीक है, 936 36 37 39 यानी कि 3, यानी कि 392 kg आया। दोस्तों आपको ध्यान देना है कि वेट हमेशा केजी में निकलता है, ठीक है, वेट हमेशा केजी में निकलेगा। तो मेरा जो है सो अगर 9.8 लेके चले तो 392 kg आया। आप 392 देख रहे हैं कहीं भी ऑप्शन में है? जी है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए बी में है, लेकिन यहाँ पर न्यूटन दिया हुआ है तो ये गलती हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का देख रहे हैं कि थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 10 को सॉल्व करते हैं, इसी का 10 सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग, ये आपका पहला कहानी है, दूसरा कहानी यहाँ पे करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए खाली जगह है, 40 kg को गुना कर देते हैं 10 से, कितना हो जाएगा 400 kg, ठीक है। तो आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया, पृथ्वी का जो है सो त्वरण हमने 2 दिया था, एक दिया था 9.8, एक दिया था 10। तो हमारा 9.8 पर जो है सो मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा, देखते हैं। देखिए अगर 9.8 से गुना करते हैं ना तो 392, 1 मिनट, 392 kg आता है। और 392 kg कहीं है ऑप्शन में? नहीं है। देखिए 240 kg है, ये नहीं होगा। 392 न्यूटन है तो kg ना हमको चाहिए, ये भी नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं है, 240 भी नहीं है, सी भी गलती हो जाएगा। तो आखिरी जो बच रहा है दोस्तों वो 400 बच रहा है। और आपने देखा था कि हमने अगर 10 का मान लेके चला था तो हमारा 400 kg आया था। तो हमारा जो है सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ स्पेस कम रहता है स्क्रीन पे, इसलिए हमने यहाँ सॉल्व किया। अगर आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए स्पेशली इसको लेकर के कि कोई वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पे कुछ है और पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा, तो उसको हम एक प्रॉपर वीडियो में बता देंगे। आप लोग वीडियो देखते नहीं दोस्तों, वीडियो हम इसको है सो अपलोड कर देंगे प्रॉपर वे में, आप वहाँ से समझ लीजिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करिएगा तभी मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँगा, क्योंकि मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो अपलोड करने में और उसको रिकॉर्ड करने में। चलिए इसका आंसर आप लोग क्या कर लीजिएगा, डी कर लीजिएगा। बिना हम लोग समय गंवाए हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को लाइक कर देगा और दोस्तों में शेयर कर देगा, ताकि जो है सो उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिले, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बताता है, जिसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। इसको बताइए कि इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, अपवर्तन, परावर्तन, विरलन और संपीड़न। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, दोस्तों कभी भी कोई वस्तु अगर उच्च घनत्व क्षेत्र में जब भी कोई वस्तु जो है सो अगर कंपन करती है तो अपने आसपास की हवा में जो है ना वो संपीड़ित करती है और वो संपीड़न के द्वारा अपना उच्च घनत्व तैयार करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन में संपीड़ित वर्ड जब भी रहेगा तो संपीड़न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। वह घटना जहाँ उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये ठीक है, ये आप है मान लीजिए, और ये दीवार है, चाहे कुछ भी है, एक बोल सकते हैं क्षेत्र है, सतह है। अगर हम यहाँ से चिल्ला रहे हैं तो मेरा आवाज़ जाएगा, ऐसे जाएगा, जाकर टकरा करके वापस मेरे पास आके सुनाई देगा। तो इस क्षेत्र में दोस्तों इस तरह के अगर घटना घटे इस क्षेत्र को तो हम लोग उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर आपका व्यक्तिकरण भी नहीं होगा, मेरे तक चश्मा भी नहीं होगा, गुंज होगा, गुंज मतलब गुंजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो है सो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, गुंजन, ठीक है। और इसको इंग्लिश में जो है दोस्तों वो इको ही बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देख रहे हैं। निम्नलिखित में किस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूध और रुई और चीनी। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का कर ले आप आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है ना दोस्तों घनत्व आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। बोला जा रहा है कि किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों पानी है तो 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ दिया हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस और -25 और 100 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिएगा जब भी पानी अगर ठोस बोलेगा और तरल बोलेगा दोनों अवस्था में तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो सो पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 15 का। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो दोस्तों इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। 100 ग्राम जल है और 20 ग्राम चीनी है, तो इसमें याद रखिएगा इसको बोलते हैं विलेय बोलते हैं, इसको बोलते हैं विलायक, ठीक है, दोनों मिला के बन जाएगा विलियन। तो हम लोग क्या करेंगे, जल कितना है, जल है 100 ग्राम, ठीक है, और चीनी कितना है, चीनी है 20 ग्राम। तो दोनों का विलियन क्या बन जाएगा, दोनों का विलियन को अगर हम लोग जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 100 + 20 120,
120 ग्राम जो है हमारा दोस्तों क्या बन गया, विलियन। आप समझिएगा 120 ग्राम विलियन में क्या करेंगे, जब परसेंट निकालने वाला तो 120 को हम लिखेंगे नीचे, जो टोटल विलियन बना 100, और चीनी है ना, चीनी को रखेंगे ऊपर, ठीक है 20 ग्राम, और गुना कर देंगे 100 से, क्योंकि निकालने वाला प्रतिशत। काटिए, 1 0 गया, 1 0 गया, 2 एकम 2, 2 छक 12, ठीक है। अब इसको काटेंगे, देखिए 2 कटे बस, 2 3 6 और 2 5 10, नहीं क्या हो गया 50 एकम 50 बटा 3, और 50 बटा 3 आपको कहीं नहीं दिख रहा है यहाँ पे। क्या करेंगे 50 बटा 3 को हम लोग 50 को भागा मारेंगे 3 से, 50 रखिए अंदर और 3 रखिए बाहर। 3 का पड़ा में 1 आएगा, 3 बार में मतलब 3 का पड़ा में 3 आएगा, एक बार में 5 नहीं आ रहा है तो 2 लेंगे, फिर 3 6 18 लेंगे, ठीक है। बचा कितना, शेष बचा 2, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाएंगे पूर्णांक में, याद रखिएगा ये 3 चल जाएगा नीचे, ये शेष आ जाएगा ऊपर, और 16 आ जाएगा सामने। तो 16 पूर्णांक 2/3 कहाँ है, देख रहे हैं 16 पूर्णांक 2/3 दोस्तों, हमारा जो ऑप्शन नंबर बी में है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए इस तरह से हमारा 16 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन 17 है। 17 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि घनत्व का SI मात्रक क्या होगा, ठीक है, या फिर क्या है घनत्व का SI मात्रक। दोस्तों घनत्व का मात्रक जो न्यूटन तो नहीं होगा, पास्कल भी नहीं होगा, kg प्रति घन मीटर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर बोलता दाब का SI मात्रक, तो दाब का मात्रक होता है पास्कल, ठीक है। यानी दाब नहीं बोला है तो घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, डेंसिटी का मात्रक होता है kg पर, है ना, घन मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी कर ले इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का है, या समांगी मिश्रण है, या टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, या एक विषमांगी मिश्रण है और ये छानने की विधि से पृथक नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। तो दिए गए गुणधर्म का निलंबन होता है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका विषमांगी मिश्रण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ये एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। निलंबन का गुणधर्म होता है विषमांगी मिश्रण। ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं क्या है, कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि से अलग करेंगे। तो याद रखिएगा इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऊर्ध्वपातन विधि, ठीक है, ऊर्ध्वपातन विधि। अगर हम लोग कपूर और नमक को मिला दें तो हम लोग नमक को अलग नहीं कर पाएंगे, लेकिन कपूर को अलग कर लेंगे। क्या है कि देखिए नमक भारी होता है, कपूर होता है हल्का। अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे अगर एक स्टोव यानी कि चूल्हा, ये मान लीजिए स्टोव है, ठीक है, स्टोव में आप आग लगा दिए और यहाँ पे एक प्लेट में क्या किए, नमक और कपूर दोनों को रखें, तो क्या होगा ना, ऊपर एक हम बीकर ढक देंगे। तो कपूर जो होता है दोस्तों वो आग यानी कि गर्मी से क्या करेगा, वो ऊर्ध्वपातन विधि से वो चिपक जाएगा पूरा, ये हमारा बर्तन में चिपक जाएगा, और नमक रह जाएगा प्लेट में। और जब हम लोग ये बर्तन को निकालेंगे खोल करके ना, तो इसमें जो चिपका हुआ जो कपूर है उसको हम लोग उंगली से निकाल सकते हैं, उसको है ना अलग करके। तो इसको ऊर्ध्वपातन विधि बोलते हैं। आपके बुक में भी इसका फोटो दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, समझ जाएगा, है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 देख रहे हैं क्या है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या दे रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या की योग के बराबर। नहीं, ये नहीं होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका हो जाएगा बी, ठीक है। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी कर ले क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, ये NH3। तो हमारा नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है 7, तो 7 दूनी 14 प्लस, और हाइड्रोजन का हो जाएगा 3, है ना, तो 14 + 3 17 यूनिट इसका हो जाएगा आंसर। 17 कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर देख रहे हैं डी है, यानी कि डी में हमारा इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये हमने कैसे निकाला, अगर आपको इस पर भी अगर चाहिए सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो हमको बताइए कमेंट करके, हम इसका प्रॉपर वीडियो ला करके देंगे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों समझाना जो है सो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। आप बढ़िया समझोगे नहीं तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको इस पे चाहिए प्रॉपर वीडियो तो मुझे कमेंट करें आप लोग, इस पर भी हम जो है सो आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए आपको सिखा देंगे, है ना। तो इसको आप लोग डी कर ले क्वेश्चन नंबर 21 का, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है दोस्तों, स्थिर अनुपात का नियम या सिद्धांत अनुपात का नियम क्या है। तो आइए इसका हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। इसका ऑप्शन क्या है, बोला स्थिर अनुपात का नियम और निश्चित अनुपात का नियम क्या है। इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में मौजूद नहीं होता है। इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा जब भी बोलेगा आपको ना कि अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम बोलेगा, चाहे स्थिर अनुपात का नियम बोलेगा, तो क्या करेंगे इसमें जो है सो आप ये याद रखिएगा कि रासायनिक पदार्थ में तत्व जो होता है ना हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में ही मौजूद होता है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी कर ले।
इसका आंसर आपका जो है सो बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है दोस्तों, देख रहे हैं 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों इसको इस तरह समझें, याद रखिएगा कि जो होता है ना जल का होता है फार्मूला H2O। तो हाइड्रोजन आता है 1 नंबर पर, ठीक है, तो 1 गुना हाइड्रोजन का मूल्य 2 है, ठीक है, 2 प्लस, और ऑक्सीजन का आता है 8, 8 दूनी 16, तो 16 इधर हो गया प्लस 2 हो गया, 16 2 18 हो गया। इसका कितना दोस्तों आ गया 18 मोल, और यहाँ दिया 36 ग्राम, ठीक है, तो 36 ग्राम को क्या करेंगे हम 18 से भागा दे देंगे, तो 18 दूनी 36 यानी कि 2 मोल। अब 2 आपका कहाँ है वही आंसर हो जाएगा, देख रहे हैं 2 हमारा जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, 2 मोल जल हमारा हो जाएगा 23 का आंसर। आप लोग इसको कर लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूट्रॉन पर आवेशित रहता है जो है सो 1 0 -1 और 2। न्यूट्रॉन पर ब्लैंक आवेश रहता है। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों न्यूट्रॉन पर आवेश होता है ना दोस्तों, वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या है समझते हैं। अल्फा कण, अल्फा कण क्या है। ऋणावेशित प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है दोस्तों, ऋणावेशित हीलियम परमाणु, और सी है क्या धनावेशित प्रोटॉन, और चौथा क्या धनावेशित हीलियम परमाणु। तो इसका दोस्तों आंसर जो हो जाएगा ना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, धनावेशित हीलियम परमाणु। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर डी कर लें। क्वेश्चन नंबर 26 में दोस्तों आते हैं क्या है, किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर की भिन्न संख्या के कारण होते हैं क्या। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियॉन। दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ए कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27 की ओर आ गए हैं। कोशिका भित्ति बनी होती है प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की और सेल्यूलोज की और लिपिड की। तो दोस्तों कोशिका भित्ति जो बनी होती है ना वो बनी होती है सेल्यूलोज की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेल्यूलोज। तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आ गए हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को अपना DNA तथा राइबोसोम होता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिड जहाँ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिड जो होता है उसका जो है अपना DNA और अपना राइबोसोम होता है। 28 का बी कर ले आप लोग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आ गए हैं। किस कोशिका में 16 क्रोमोसोम है, उस कोशिका किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है। ठीक है, उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे। तब जानते हैं 16 का अर्धसूत्री हो जाएगा 8, है ना, 16 का अर्धसूत्री कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 29 का आप लोग ए कर लें। चलिए 30 पे हम लोग आते हैं। दिया गया चित्र जो है दोस्तों उत्तक का है। ठीक है, तो इसमें बताइए ये जो है सो क्या है, पैरेन्काइमा है, कॉलेनकाइमा है, स्केलेनकाइमा और क्या है, फ्लोएम है, क्या है। तो याद रखिएगा पैरेन्काइमा का जो उत्तक होता है ना दोस्तों वो होता है पैरेन्काइमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। बादाम का छिलका किस उत्तक का बना होता है। देखिए बादाम का छिलका किस उत्तक का बना होता है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा ना कि बादाम का छिलका जो होता है स्केलेनकाइमा होता है। छिलका वाला जो तत्व होता है ना अक्सर वो स्केलेनकाइमा का बना होता है। ठीक है, याद रखिएगा बादाम का छिलका रहेगा, नारियल का छिलका रहेगा, जो भी मतलब ठोस जो होते हैं ना ठोस उत्तक होते हैं स्केलेनकाइमा। क्वेश्चन नंबर 31 का आप लोग आंसर सी कर लें। चलिए आते हैं 32 नंबर में। मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने वाले संयोजी उत्तक को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 में हम लोग को जो से लिखा हुआ है स्नायु और कंडरा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंडरा। ठीक है, कंडरा ही होता है जो है सो हमारा अस्थियों को जुड़ने वाला काम करता है। ठीक है, संयोजी उत्तक से मतलब रक्त से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कर ले 32 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कंडरा याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर आते हैं। जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है। उसका निवास स्थान, उसकी कोशिका संरचना, उसके पोषण के तरीके, उसके जनन के तरीके। तो कोई भी जीव दोस्तों अपना जो है सो जिस कैटेगरी में आता है उसका जो मेन लक्षण जो होता है ना दोस्तों वो होता है उसकी कोशिका का संरचना। जैसे कि मान लीजिए कोई सांप है ना, सांप है तो उसका कोशिका का संरचना ऐसा है कि वो पानी में और ज़मीन पे दोनों जगह रह सकता है। ठीक है, और हमारा कोशिका संरचना ऐसा है कि हम लोग जो है सो स्थल पे ही रह सकते हैं, हम लोग को जो है सो पानी में नहीं रह सकते हमेशा। ठीक है, और वैसे देख लीजिए मेंढक ज़मीन में भी रह सकता है और पानी पर रह सकता है, तो उसका जो है सो उसका कोशिका संरचना अलग है। तो वही हम लोग इसका जो है सो याद रखिएगा, कोई भी जीव का जो होता है क्लासिफिकेशन कैटेगराइज्ड जो होता है उसका कोशिका संरचना के आधार पर होता है। ठीक है,
33 का हम लोग बी कर लेंगे। चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। देख रहे हैं 34 क्या है, नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं। याद रखिएगा, नील हरित शैवाल जिसको बोलते हैं हम लोग काई। काई देखें जो बारिश के मौसम में, अभी बारिश हुई है, बारिश के मौसम में हमारे घर के दीवारों में है ना, जहाँ ज़्यादा पानी का जमाव होता है, नदी तालाब के पत्थरों में जो है सो सीढ़ियों में वो जम जाता है, तो वही काई होता है, यानी कि नीले हरे शैवाल। तो वो क्या होता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई और प्लांटी क्या होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपका जो हो जाएगा ना, मोनेरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा। मोनेरा होता है हमारा कौन, नीले हरे शैवाल। याद रखिएगा, मोनेरा, नीले हरे शैवाल, मोनेरा, मोनेरा है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है दोस्तों, कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है। जंतु जगत का सबसे बड़ा जो जगत है दोस्तों वो है, क्या है बताइए। तो दोस्तों याद रखिएगा, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ जो होता है ना वो होता है ऑर्थोपोडा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑर्थोपोडा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। दिए गए कौन से रोग वायरस से होते हैं। टाइफाइड तो नहीं होता है, हैजा, मलेरिया ये सब नहीं है, हमारा कोरोना हो जाएगा। जानते हैं कोरोना हमारा एक वायरस था, है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी कर रहिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 37 क्या है दोस्तों, संक्रामक रोग के उदाहरण हैं पोलियो, कैंसर, क्षय रोग और मधुमेह। तो इसका आंसर होता है दोस्तों हमारा क्षय रोग, सॉरी संक्रामक रोग वो होता है क्षय रोग के अनुसार। ठीक है, क्षय रोग हमारा जो है सो क्या है, संक्रामक रोग है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हड्डी, दांत सब जो है सो कमज़ोर होने लगते हैं। ठीक है, इनका क्षय होने लगता है। तो संक्रामक रोग के उदाहरण जो है सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षय रोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। हमारा 38 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस है ऑक्सीजन का, उसमें ऑक्सीजन गैस होता है, हीलियम की, कार्बन डाइऑक्साइड की, क्लोरीन। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 38 का सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, कि दिए गए पोषक पदार्थ में पौधे के लिए कौन बृहद पोषक पदार्थ है। तो दोस्तों जो हमारा पदार्थ जो होता है पौधा, उसके लिए जो बृहद पोषक पदार्थ होता है वो हमारा जो होता है नाइट्रोजन। याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक, अब दोस्तों हमारा आखिरी प्रश्न जो है वो देख रहे हैं 40 नंबर है। वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु क्या कहलाते हैं। ठीक है, चाहे क्या कहते हैं उसको, तो याद रखिएगा, उससे कहते हैं ओजोन। ठीक है, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले जो अणु होते हैं वो होते हैं ओजोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोगों ने करीब 40 क्वेश्चन किया है ऑब्जेक्टिव, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपका जो है सो 90% जो है सो ये कवर करेगा आपका FA1 के एग्ज़ाम में। तो आप इसको जो है सो इग्नोर ना करें, और वीडियो को पूरा देख लिए हो तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हो, क्योंकि आपका जो है सो रिवीजन हो जाएगा। और रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है पढ़ाई के लिए, है ना। आपको कुछ चीज़ को याद रखना है तो रिवीजन करना अनिवार्य हो जाता है। दोस्तों हम लोग इसी तरह से अगले वीडियो में मिलेंगे और भी सब्जेक्ट के साथ। आप लोग चैनल पे अगर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बेल आइकन दबाइएगा दोस्तों, तभी आप जो है सो अगले वीडियो को जो है सो आप ऑन टाइम जो है सो रिसीव कर पाइएगा, नहीं तो फिर आप हमारे नए वीडियो से चूक जाइएगा। तो वीडियो को लाइक करने के बाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों वीडियो कैसा रहा। और 40 क्वेश्चन को हमने बहुत ही कम समय में बता दिया दोस्तों, और काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए हम लोग जो है सो इसको है सो पार्ट 1 में कैटेगराइज कर दिए। पार्ट 2 में हम जो है सो सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।